हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के वनस्पति। भारत के वनस्पति में इसके पहले हमने बता चुका है कि भारत की वनस्पति की क्या विशेषता है, यानी लगभग जितने भी प्रकार के वनस्पति होते हैं उन सभी वनस्पति को हमने ब्रीफ में समझाने की कोशिश किया है। ब्रीफ में समझाने के पीछे कारण था कि आपको वनस्पति के बारे में एक समझ विकसित हो सके। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक वीडियो में आप केवल समझ सके कि आखिर भारत के वनस्पति में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। लेकिन अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि भारत में जो वनस्पति है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसके पहले भी हमने बताया है लेकिन आज भी हम बता रहे हैं कि भारत के में जो वनस्पति पाया जाता है वो 5 तरीके का होता है, यानी 5 प्रकार के वनस्पति होता है। पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, और तीसरा कटीले वन एवं झाड़ियाँ, और उसके बाद पर्वतीय वन, और उसके बाद ज्वारीय वन या डेल्टा वन। ठीक है, इसको और भी नाम से जानते हैं जिसको मैंग्रोव वन भी बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि उष्णकटिबंधीय में ये जो प्रकार हमने बताया उन सभी प्रकारों को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, यानी एक प्रकार के जो वनस्पति है उसका एक वीडियो और एक वीडियो में उसका काफ़ी डिटेल्स एनालिसिस। ठीक है, इससे होगा कि हम लोग का छोटे छोटे वीडियो होगा और जिसको समझने में और देखने में काफ़ी आसानी होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग आज पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो है भारत के वनस्पति का पहला प्रकार। ठीक है, इस तरीके से करते करते हम लोग सभी प्रकारों को पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और उसको हम लोग काफ़ी शुरू से या बेसिक चीज़ों से देखेंगे कि उसका क्या यूज है, क्या स्थिति है, और उसके साथ साथ भारत के में वनस्पति में उसका क्या योगदान है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और कुछ पॉइंटें हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में हम उसका काफ़ी डिटेल्स बताते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है उसका नाम आप पहले भी सुने होंगे। ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय जिसका अर्थ होता है कि वो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सूर्य का किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती हो और वहाँ का तापमान और जगहों के कंपेयर में तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। यानी उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, और वाष्पीकरण के बाद होता क्या है कि उस क्षेत्र में वर्षा भी ज़्यादा होता है। इसीलिए उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है उसमें जो वन पाया जाता है उसको उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है या वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पे वार्षिक वर्षा जो होता है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा अधिक होता है और उसका तापमान भी अधिक होता है। अब हम लोग देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन की क्या स्थिति होती है। तो वहाँ पे जो वन पाया जाता है उसको उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। वो वहाँ पे लगभग सालों भर वर्षा होते रहता है। सालों भर वर्षा कहने का मतलब ये नहीं कि लगातार एकदम सालों भर वर्षा होते रह रहा है, कुछ कुछ दिनों पर ही वर्षा होता है लेकिन होता है। ठीक है, यानी गर्मी ठंडी के अलावा वहाँ पे वर्षा जो होता है ज़्यादा होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और उसके साथ ही वहाँ पे वन की एक और विशेषता है कि जो भी वन होता है वो सालों भर हरा भरा रहता है, यानी कि कोई जो भी वन है वहाँ पे वो अपना पत्तियाँ कभी नहीं गिराती है और वो सालों भर हरा भरा रहता है, जिसके कारण उस वन को सदाबहार वन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बोलो या सदाबहार वन बोलो या विषुवतीय वन बोलो। विषुवतीय वन का मतलब होता है कि विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इस सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वन पाया जाता है वो काफ़ी लंबा लंबा होता है। यानी कहने का मतलब है कि भारत में ये जो पश्चिमी तटीय जो वन है और उसके साथ भारत की ये पूर्वोत्तर में जो राज्य है वहाँ पे जो भी वृक्ष होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सा वृक्ष होता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो वो होता है आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिकोना। ठीक है, यहाँ पे रबर और सिकोना का जो वृक्ष होता है उस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सिकोना जो है वो वृक्ष जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है वो बहुत पहले मलेरिया के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता था। यानी केनन नाम करके एक आयुर्वेदीय दवाई बनाई जाती थी, उसमें सिनकोना वृक्ष के जो छाल होते थे वो उसका यूज किया जाता था। अब तो मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गया है जिसके कारण मलेरिया का यूज अब ये इस तरीके से नहीं होता है। यानी कि लगभग ये बंद हो चुका है, जहाँ पे सिनकोना के छाल से मलेरिया का दवाई बनाया जाता था और उस बीमारी का इलाज किया जाता था। ठीक है, और रबर का जो बात है तो रबर बनाने का भी जो पेड़ होता है वो भारत में पश्चिमी तटीय इलाका और पूर्वोत्तर में ये पाया जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में भारत रबर उत्पादन करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में जितना रबर का उत्पादन होता है उसमें चौथा नंबर पे भारत है जो सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करता है। ठीक है, और उसमें सबसे एक नंबर है वो है थाईलैंड। यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला देश है तो वो है थाईलैंड, और चौथे नंबर पे भारत आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का कौन कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जो क्षेत्र है वो है भारत के ये पश्चिमी तट का पश्चिमी ढाल। ठीक है, पश्चिमी तट का पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तट का मैदानी भाग। यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिमी तट की पश्चिमी ढाल, यानी जैसे ये आपका हो गया पहाड़, तो ये जो पहाड़ हुआ ये आपका पश्चिमी ढाल हुआ और ये हुआ आपका पूर्वी ढाल। यानी कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है यहीं पर होता है उष्णकटिबंधीय, लेकिन ये जो पूर्वी ढाल है उस पर नहीं होता है। इसके पीछे कारण होता है कि ये जो पश्चिमी ढाल है जब यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है तब इसी क्षेत्र से टकराता है। यानी कि ये जो पश्चिमी तटीय जो पर्वत है उसके पश्चिमी ढाल पे वो टकराता है और उसके बाद टकराने के बाद ऊपर उठता है, जिसके तापमान में कमी देखा जाता है, और कमी होने के कारण ये अपना नमी इसी ढाल पे छोड़ देता है, जिसके कारण इसी ढाल पे वर्षा होती है। और इसी ढाल पे वर्षा होती है, लेकिन इसका जो पूर्वी तट है वो सूखा हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ भी वर्षा होती है लेकिन जितना इस पश्चिमी तटीय भाग पे हो रहा है उतना इस पूर्वी तटीय भाग पे वर्षा नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र होता है वो पश्चिमी तट की पश्चिमी ढाल पे होता है, पूर्वी ढाल पे नहीं होता है। और पूर्वी ढाल पर जो होता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाया जाता है, वो कोई दूसरा वन पाया जाता है। वो कौन सा वन होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है या कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भारत के पश्चिमी तट के पश्चिमी ढाल पे, और उसके बाद यहाँ भारत के ये जो पूर्वोत्तर राज्य है जहाँ पे शिलोंग पठार के आसपास और मेघालय पठार के आसपास के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन देखा जाता है, उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर पे ये शिलोंग पठार के आसपास के क्षेत्र और मेघालय पठार के आसपास के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। और उसके बाद ये जो तराई क्षेत्र है, यानी कि शिवालिक श्रेणी का हिमालय जो पर्वत है वहाँ पे तराई क्षेत्र होता है, और इसी तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन
पाया जाता है। हालांकि इसी चैप्टर में जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे केवल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ही नहीं पाया जाता है, यहाँ पे कटीले वन या झाड़ियाँ भी पाया जाता है और वो दोनों मिश्रित रूप में होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हिमालय पर्वत है उसके आसपास जो वन पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय और कटीले वन एवं झाड़ियाँ दोनों मिश्रित रूप में पाया जाता है। केवल एक नहीं पाया जाता है, मिश्रित रूप से पाया जाता है। और उसके बाद चौथे नंबर पे ये जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्षा वन होने के पीछे कारण है कि यहाँ पे सालों भर वर्षा होती है। यानी जो द्वीपीय जलवायु है उसको समुद्री जलवायु भी कहा जाता है। यहाँ पे सालों भर वर्षा होने के पीछे कारण है कि चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है। यानी कि अंडमान निकोबार है वो चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है और यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पहाड़ी है वो है सेंडल पहाड़ी। यानी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अंडमान निकोबार के सबसे ऊंचे पर्वत कौन सा है, तो वो है सेंडल पर्वत। और सेंडल पर्वत होने के कारण यहाँ पे वर्षा सालों भर होता है। यानी कि आप पहले से ही जानते होंगे कि जहाँ भी वर्षा पर्वत या पहाड़ होता है वहीं पर वर्षा देखने को ज़्यादातर मिलता है, इसलिए कि नमी भरी हवा जब तक वो पर्वत पहाड़ से टकराएगा नहीं तब तक वर्षा नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है सेंडल पर्वत, जिसके कारण वहाँ पे लगभग सालों भर वर्षा देखने को मिलता है। और वर्षा का ही कारण होता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पश्चिमी तट है उसके जो उत्तर में है, उत्तर का जो क्षेत्र है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत के ये जो पश्चिमी तट है उसका जो उत्तर का क्षेत्र है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और इस सह्याद्री में जो उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है उस वन को शोला के नाम से जाना जाता है। यानी शोला, ये शोला क्या चीज़ है, तो वो है उष्णकटिबंधीय वन जो भारत के ये जो पश्चिमी तटीय इलाका है उसके उत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका विशेषता है कि ये लंबा होता है। यानी कहने का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय जो वन होता है वो लंबा होता है। उसके बाद ये सघन होता है। सघन कहने का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वन होता है वो काफ़ी नज़दीक होता है और नज़दीक होने के साथ साथ इसमें लताएं पाई जाती है। और ये लताएं होने के कारण इतना सघन हो जाता है कि यहाँ पे सूर्य की जो किरण होती है वो पूर्ण रूप से धरातल पर भी नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो दुर्गम पहाड़ियों पर पाया जाता है और उसके साथ साथ ये काफ़ी सघन होता है जिसके कारण इसको काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जीवों एवं वनस्पतियों में विभिन्नता का मतलब होता है कि जो वन भारत के ये इस जो पश्चिमी तटीय इलाके में नहीं है, भारत के ये जो पश्चिमी तट पे नहीं है वो शिलोंग पठार पे मिल सकता है या मेघालय पठार के आसपास के क्षेत्रों में मिल सकता है। और जो वनस्पति या जीव यहाँ पे उपलब्ध नहीं है अर्थात मेघालय के आसपास के पठारों में उपलब्ध नहीं है वो हो सकता है कि इस तराई क्षेत्र में मिल जाए। ठीक है, या जो तराई क्षेत्र में नहीं है वो यहाँ मिल जाए, जो यहाँ नहीं है वो यहाँ मिल जाए। इस तरीक़ा से देखा जाता है कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है उसमें जीवों या वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है। अगला विशेषता है कि उष्णकटिबंधीय वन कठोर वन है। यानी कि ये जो वन जो जिसमें रबर, सिंकोना, नारियल, तार, बांस जो है वो काफ़ी कठोर होता है। कठोर होने का पीछे कारण होता है कि आर्थिक रूप से वो काफ़ी कमज़ोर होता है। यानी कि इसका बहुत जगहों पे यूज नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया बांस, तो बांस जो है
गांव देहात में तो झोपड़ी लगाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन शहरों में इसका कोई यूज नहीं है। हालांकि शहर में जहाँ भी यूज किया जाता है, जैसे सजावट के रूप में हल्का फुल्का यूज किया जा सकता है। उस तरीक़ा से जो नारियल का पेड़ हो गया, उसका भी कोई फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता है। या इसमें जितना भी यहाँ पर आपको पेड़ या वृक्ष के जो नाम दिखाई दे रहे होंगे, उसका फर्नीचर में कोई यूज नहीं होता है, जिसके कारण आर्थिक रूप से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को कमज़ोर देखा जाता है। ठीक है, और इसको काटना या इसका यूज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, ज़्यादा कठिन कार्य होता है, इसलिए कि ये जो भी वृक्ष है वो दुर्गम पहाड़ियों पे पाया जाता है। तो यही था उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता। ठीक है, इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन क्या होता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।